नमस्कार, मैं के एस त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आउटलुक क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आगे आने वाले अगस्त महीने की 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है। तो आइए एक बार इस परीक्षा का शेड्यूल क्या होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त महीने की 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को इन परीक्षाओं का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। कुल 5 दिनों में इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है। प्रत्येक दिन 2 पालियों में ये परीक्षाएं होंगी। इस प्रकार कुल 10 पालियों में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर के आई है, जिसमें हम इन बचे हुए लगभग 25 से 30 दिनों में परीक्षा से संबंधित हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मैं के एस त्रिपाठी आपसे हिंदी के विषय के बारे में चर्चा करूंगा और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उसके साथ साथ आगे आने वाली परीक्षा में जो संभावित प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि जो हिंदी विषय का सिलेबस है आपके यूपीपी एग्ज़ाम के अनुसार, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। और सिलेबस को मैं कुछ इस प्रकार आपके सामने रखूंगा जिससे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, हिंदी विषय को किस तरीके से पढ़ना है और किन किन सब्जेक्ट पर आपको किस प्रकार से फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स पर, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो चलिए एक बार हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में देखते हैं। हिंदी विषय को सामान्य हिंदी के नाम से आप देखेंगे यूपी पी के सिलेबस में, सामान्य हिंदी। अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी पढ़ने की, तो किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। हिंदी को आप 2 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक मिनट, ये चलिए, इसमें हिंदी विषय में सारे सिलेबस को आप 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो कुछ विषय आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको समझना है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रटना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सारा सिलेबस मैं एक बार ही लिखता जाऊंगा और अलग अलग पार्ट में मैं इसको समझने वाली और रटने वाली चीज़ों में डिवाइड करूंगा। चलिए देखते हैं। पहले अगर पहले टॉपिक की बात करें तो हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला, या आपको यही चैप्टर किताबों में वर्ण विचार के नाम से मिल सकता है, वर्ण विचार। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपका शब्द विचार के नाम से रहेगा। ये सीधे टॉपिक लिखा हुआ आपके यूपीपी के सिलेबस में नहीं मिलता है, लेकिन शब्द विचार एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्द जो होते हैं उनको आपको पढ़ने होते हैं। अब इसी चैप्टर को मैं इधर लेके आता हूँ और रटने वाली सारी चीज़ें इसमें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जब आप शब्द विचार चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें शब्दों के भेद आप देखते हैं, तो शब्दों के भेद कई तरीके से बताए गए हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या शब्द शक्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई तरीके से शब्दों का विभाजन मिलता है। वो सारा डायरेक्टली ना पूछ करके जो शब्दकोश है उससे प्रश्न आपकी यूपीपी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो पहला टॉपिक रहेगा तत्सम, तद्भव। ये सारे शब्द जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो उसी रूप में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उनका विकृत रूप जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वो तद्भव कहलाता है। तो तत्सम और तद्भव आपको पढ़ने हैं। दूसरा इसी शब्द विचार से संबंधित जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। ये आपको पढ़ना है, मीन्स आप कह सकते हो तो रटना है ये सारी चीज़ें आपको। इसके अलावा विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द होते हैं,
साधारणतः विलोम और पर्यायवाची सभी लोगों को पता होता है। अनेकार्थी शब्द ऐसे होते हैं जिस एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हो, जैसे द्विज शब्द है, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज का मतलब तिनका भी होता है। तो ऐसे ही ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक और मिलेगा, समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक मतलब जो शब्द, दो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा, इधर आते हैं हम यहाँ पे समझने वाले में। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है संज्ञा। सिलेबस में आपकी संज्ञा डायरेक्टली ना लिखा हो करके लिंग, एक मिनट मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, सही से नहीं लिखा हुआ। लिंग, वचन और कारक, इन चीज़ों में आपको बटा हुआ चैप्टर मिलता है। तो मैं आपको बता दूं ये संज्ञा चैप्टर के ही 3 पार्ट हैं। संज्ञा के अंतर्गत ही आपको लिंग, वचन और कारक पढ़ना होता है। तो ये तीसरा टॉपिक संज्ञा से संबंधित है आपका। चौथा जब हम देखेंगे, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ सारा। चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ने वाला है वो है सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम आपको पढ़ना है और इनके भेद वगैरह के बारे में जो भी है वो सारे आपको देखने हैं। सर्वनाम, उसके बाद विशेषण। यहाँ तक कि ये जो पांचों टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा। विशेषण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण आप साधारण चैप्टर मान के मत चलिएगा, क्योंकि विशेषण से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे विशेषण के भेद तो है ही है, एक साधारण सभी लोग पढ़ते हैं। विशेषण का एक भेद मिलता है आपको, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण करके, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रकार से विशेषण से प्रश्न और बनते हैं कि कोई भी शब्द मान के चलिए दे देते हैं, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है रामत्व, ये शब्द जो है ये किस प्रकार के शब्द से बना विशेषण है, ऐसे प्रश्न आएंगे। संज्ञा से बना विशेषण है या क्रिया से बना विशेषण है या सर्वनाम से बना विशेषण है, इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो सर्वनाम टॉपिक, वो माफ़ करिए, विशेषण टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, छठा जो आपको पढ़ना है विशेषण के बाद क्रिया, और क्रिया से संबंधित 2 चैप्टर आपको और पढ़ने होते हैं, जिसमें काल और वाच्य आता है। काल और वाच्य को आपको क्रिया चैप्टर के साथ ही पढ़ना होता है, और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसमें कई सारे क्रियाओं के भेद बताए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी काफ़ी सारा, इसमें कई सारे क्रिया के भेद करके प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां टॉपिक जो आपको समझना है वो है अव्यय, और अव्यय के अंतर्गत आप 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। अव्यय जो होंगे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, विस्मय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, और एक टॉपिक कोई और होता है, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मय बोधक अव्यय। ये 4 टॉपिक आपको अव्यय चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना होता है। इसको आप इंग्लिश में भी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण को और समुच्चय बोधक को, विस्मय बोधक को और संबंध बोधक अव्यय को, जिसको आप प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ये क्रिया विशेषण ये एडवर्ब कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, समुच्चय बोधक को कंजंक्शन बोलते हैं, विस्मय बोधक को इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में एक बार पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां टॉपिक जो आपको समझना है वो है संधि। संधि ज़्यादातर आप रट के काम चला लेते होंगे, लेकिन मेरी मानिए तो आप जो संधि से संबंधित रूल्स हैं उनको याद रखिए, फिर आगे आने वाला कोई भी शब्द होगा उसमें आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। 9वां टॉपिक जो पढ़ना होता है आपको वो है समास।
समास के बारे में भी पढ़ना है। कुछ नियम कायदे होते हैं समास के, उनको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो समास में भी कोई आपको विशेष समस्या आने वाली नहीं है। 10वां टॉपिक जो पढ़ना है वो है रस, अलंकार, और छंद। इतने टॉपिक को आपको समझना है। अब चलिए एक बार हम उधर की तरफ चलते हैं। जो रटने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने शब्दों के बारे में आपको बता दिया था, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समानार्थी, अनेकार्थी शब्द या विलोम कह सकते हो, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक, ये सारी चीज़ें, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। अगला टॉपिक जो उसमें रहेगा वो रहेगा मुहावरे। ये सारी चीज़ें आपको रटनी हैं। कहावतें, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपके यूपीपी के सिलेबस में है। अगला देखेंगे हम तो इसमें लेखक और रचनाएं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके। बाकी हिंदी से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी, ये कह सकते हो साहित्य से ही या विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी थोड़े बहुत एक आध प्रश्न इधर उधर से आएंगे, वो भी आपको तैयार करना है। कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आपको ग्रामर से अलग मिलती हैं, ग्रामर से और साहित्य से अलग हट करके, जिसमें आप कह सकते हो गद्यांश आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, उस पर आधारित प्रश्न और उत्तर उसके बताने होते हैं। शीर्षक भी गद्यांश का, ये सब पूछा जाता है। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। और जो अगला टॉपिक होगा वो रहेगा वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन, यहाँ पर इसके हो सकता है बहुत सारे लोग इसको रटकर काम चलाते हों कि कोई वाक्य किस तरीके से शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। मेरा मानना है कि आप रट करके सारे वाक्यों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ 6-7 रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं और उनको भी रटना नहीं है। पिछले चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, जिसके लिंग, वचन, कारक पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, तो इनके जो नियम होते हैं इन्हीं को अप्लाई करके आप वाक्य का संशोधन कर सकते हैं। जैसे कर्ता किसके साथ किस प्रकार से लगेगा, जैसे एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगती है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। क्रिया स्त्री, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो आसानी से कह सकते हैं कि हम वाक्य में जो कर्ता होगा, वाक्य में जो कर्ता होगा उसी कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है। जैसे कर्ता जिस लिंग का या जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की प्रयोग में की जाती है। तो एक मैंने उदाहरण के तौर पर साधारण सा नियम आपको बताया है वाक्य का। तो ऐसे ही कई सारे नियम होते हैं जो कारक में, कारक कौन सा कहाँ पर यूज होगा वो देखना है आपको। विशेषण में किस तरीके से नियम होते हैं वो, जैसे विशेषण अगर कर्ता का लिंग चेंज हुआ है या जिस शब्द के आगे विशेषण लगा होगा उसी के लिंग और वचन के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ज़्यादा ये कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है ये वाक्य संशोधन वाला। अगर आप पिछले जो कुछ टॉपिक हैं, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, इन्हीं को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये वाक्य संशोधन वाला भी आपका टॉपिक सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आपका बनता है शब्द प्रतिस्थापन से। शब्द प्रतिस्थापन, तो ये इतने कुछ टॉपिक हैं जो आपको यूपीपी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे हिंदी के सिलेबस में। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम एक एक करके इन चैप्टर वाइज, या हो सकता है आपको सारे टॉपिक से मिला करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपको आगे आने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्याओं का निवारण किया जाए। आपको जो भी समस्याएं पढ़ने के दौरान हिंदी विषय से संबंधित आती हैं आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे विद्यार्थियों की, सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।